हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार पार्ट 2 की। जैसा कि मौलिक अधिकार के बारे में हम बात कर लिए थे, लेकिन उससे संबंधित कुछ आर्टिकल थे और ये 5 प्रकार के रिट थे जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। तो आज हम उन आर्टिकल और ये रिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आर्टिकल 12 था, आर्टिकल 12 क्या परिभाषित डिफाइन करता है? ये स्टेट की परिभाषा या राज्य की परिभाषा देता है। इसमें राज्य की या स्टेट की परिभाषा है। जैसा कि जब भी राज्य की बात, स्टेट की बात आती है, हमारे ध्यान में एक ही बात आती है कि स्टेट महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब या हरियाणा है। जबकि संविधान की नज़र में स्टेट की शर्तें ये हैं। पहला क्या है? पहला, भारत सरकार। संविधान की नज़र में स्टेट जो है भारत सरकार और संसद। दूसरा, प्रत्येक राज्य की सरकार। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। तीसरा जो है स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी। स्थानीय प्राधिकारी या लोकल अथॉरिटी। चौथा है अन्य प्राधिकारी या अदर अथॉरिटी। जैसा कि दो, भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल। ये तो क्लियर है कि भाई ये स्टेट हो सकता है, लेकिन स्थानीय में आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि ये कैसे स्टेट होंगे। तो जैसे नगर निगम, बीएमसी या जिला पंचायत, ये सब जो हैं, टाउन एरिया, ये सब इसमें जो है ये स्थानीय प्रशासन में आते हैं। इनको कुछ नियम बनाने के अधिकार हैं। अगर इनको ये नियम बनाने के अधिकार नहीं होंगे तो जनता पर दबाव कैसे बनेगा? तो जैसे कहीं से नाली जानी है या किसी का मकान बन रहा है, तो कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा, उस तरीके से ये नियम, कुछ नियम कानून ये स्थानीय प्राधिकारी जो है बनाते हैं। इनको नियम बनाने के कुछ अधिकार हैं, लेकिन यहाँ पे नियम बनाने से मतलब ये है कि ये जो भी नियम बनाएं वो ये ध्यान दें कि मौलिक अधिकारों से कहीं से टकराए मत। और अन्य पदाधिकारी में कौन है? अन्य पदाधिकारी या अदर अथॉरिटी में जो है, इसमें कंपनियां भी आती हैं, LIC, ONCG, और जैसे एयरपोर्ट ले लीजिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो अपने यहाँ नियम बनाता है कि हमारे आसपास कोई बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाएगा। अगर कोई ऊंची बिल्डिंग बना देता है तो जब एरोप्लेन लैंड करेगा तो बिल्डिंगों से टकरा जाएगा। तो इसलिए इसको भी कुछ पावर है कुछ नियम बनाने के। तो ये नियम बनाते हैं, लेकिन नियम ऐसे बनाएं कि मौलिक अधिकारों से ये टकराए ना। तो ये हो गए 4 टाइप के स्टेट। पहला क्या है? भारत सरकार या संसद। दूसरा, राज्य सरकार या विधानमंडल। तीसरा, स्थानीय प्राधिकारी या निकाय। चौथा, अन्य प्राधिकारी। अब जो है हम देखते हैं कि आर्टिकल 13। अब हम आर्टिकल 13 की 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जब कोई संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों में जब टकराव होता है, जब संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि संविधान लागू होने से पहले जो कानून थे और संविधान लागू होने के बाद जो कानून बनेंगे, इसमें मूल अधिकार से अगर कहीं से टकराव होगा तो प्राथमिकता जो है वो मूल अधिकार को दी जाएगी। तो ये 2 नियम 12-13 मूल अधिकारों से पहले बता दिया गया था। तब उसके बाद पूरा 14 से लेके 32 तक मौलिक अधिकार थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, जिसको उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर साहब ने
संविधान की आत्मा कहा है। तो हम समझते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 32 में। जब किसी का मौलिक अधिकार, मान लीजिए ये कोई किसी का मौलिक अधिकार छीना जाता है या हनन होता है या उल्लंघन होता है, मान लीजिए किसी का मौलिक अधिकार छीना गया, हनन हुआ या उल्लंघन हुआ, तो वो आएगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत लोग नहीं पहुंच सकते, कोई नागालैंड में रहता है, तो हाई कोर्ट को भी अधिकार है, हाई कोर्ट। लेकिन आर्टिकल जो है वो अलग है। सुप्रीम कोर्ट 32 का यूज करेगा, आर्टिकल 32 का, और हाई कोर्ट 226 यानी 226 का यूज करेगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट 32, जब किसी का मौलिक अधिकार छीना गया, हनन हुआ या उल्लंघन हुआ, तो वो आया सुप्रीम कोर्ट। और वो सुप्रीम कोर्ट जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 32 का यूज़ किया, हाई कोर्ट ने 226 का यूज़ किया। जबकि हाई कोर्ट के ये 226 के इसमें और तरह से रिट जारी कर सकता है, इसके अधिकार और हैं। लेकिन 32 सुप्रीम कोर्ट जो 32 का यूज़ करता है, इसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये रक्षक हैं। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ये 5 टाइप के रिट जारी कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण वर्ड से ही पता चल रहा है, हैबियस कॉर्पस। इसमें जो ये इंग्लिश वर्डिंग है ये लैटिन से आई है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम हिंदी से ही समझेंगे। जैसे कि पहला जो है, पहला रिट सुप्रीम कोर्ट 32 या हाई कोर्ट 226 के तहत जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि सशरीर उपस्थित करो। अगर किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन हिरासत में रखा गया है और उसका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो अगर उसने इस आधार पर याचिका दायर की है तो न्यायालय इस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। याचिका वो भी दे सकता है और उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी दे सकता है। तो पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब सशरीर उपस्थित करो, क्योंकि मौलिक अधिकार है कि 24 अगर कोई ऐसा संविधान कोई अवैध रूप से किसी को अवैध रूप से आपने बंदी बनाया है, तो उसको जो है एक निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उसको पेश करिए, ताकि उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है कि अगर उसको बंदी बनाना वैधानिक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देता है कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, सशरीर उपस्थित करो। दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश मैंडेमस, मतलब जैसे परम आदेश। तो ये परमादेश, इसका मीनिंग है हम आदेश देते हैं। जब कोई पदाधिकारी तथा अन्य को दिया जाता है, ये रिट जारी होता है जब वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते हैं, तो उनको ये रिट जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन करिए। लेकिन इसमें अपवाद क्या है कि आप ये जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश नहीं ला सकते, कोई प्राइवेट आदमी के खिलाफ या निजी कंपनी के खिलाफ परमादेश नहीं ला सकते। तीसरा जो है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। जैसे प्रतिषेध से शब्द से ही पता चल रहा है कि रोक, प्रतिषेध मतलब निषेध, रोकना, मना करना। तो ये उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक कार्यों करने से रोकता है। वो कहता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप रुक जाइए। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो निचली अदालतें के दायरे के अंदर नहीं रहती, तो उसमें ये उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये कहता है कि भाई आप रुक जाइए, उनको मना करता है।
आप कार्रवाई अपने यहाँ न करिए। उसी से संबंधित अगला स्टेप जो है उत्प्रेषण भी है। ये दोनों जो है न्यायालय से संबंधित हैं। प्रतिषेध का अगला स्टेप उत्प्रेषण है। इसमें क्या है, मंगा लेना, रिव्यू करना। जब उच्च न्यायालय निचली अदालत को आदेश देता है कि जो उसके यहाँ मामला है उसको अगर लंबित है तो हमारे पास भेजिए, या लंबित नहीं है तब भी वो मंगा सकता है रिव्यू के लिए। उसको लगता है कि ये जो है इसमें पुनर्वलोकन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, तो वो अपने पास मंगा सकता है। पांचवा क्या है, पांचवा है अधिकार परीक्षा, को वारंटो, कि आप ये कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं। जैसे किसी की नियुक्ति किसी और पोस्ट पे हुई है और वो उस पोस्ट के अधिकार जो हैं उस अधिकार क्षेत्र से निकलकर कोई और अधिकार क्षेत्र में वो काम करता है, तो उससे ये पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। जैसा कि अस्पताल का एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि साफ सफाई करने वाला ही कोई नियुक्त है साफ सफाई करने के लिए और वो किसी को इंजेक्शन लगा दिया। अब जबकि वहाँ पे अस्पताल में नियुक्त किया गया है डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए, तो वो जब इस इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो उस पर जो है ये अधिकार परीक्षा आ जाएगा, भाई आप किस अधिकार से ये कार्य किए, ये कृत्य किए। तो उससे संतोषजनक जवाब मांगा जाएगा, उससे जो है संतोषजनक जवाब मांगा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये कहेगा कि भाई हमारे साथ ये कंडीशन थी, डॉक्टर साहब किसी और को बचाने के लिए लगे थे और इसको भी बचाना जरूरी था, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि उसको छूट मिल जाए, लेकिन उससे जवाब मांगा जाएगा जिसका अधिकार परीक्षा कहते हैं। वैसे तो कंडीशन बहुत रहती हैं, लेकिन बहुत डीप हम लोग टच नहीं करेंगे। बस जो ये परीक्षाओं में थोड़ा मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं। तो ये हो गए 5 टाइप के रिट। एक बार इसको हम फिर समझते हैं। जब कोई किसी का अधिकार छीना गया, उल्लंघन हुआ, वो आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा तो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकता है, वैसे और किसी मामले में नहीं जा सकता। तो वो आया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करेगा, हाई कोर्ट 226 का यूज करेगा और 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण कि सशरीर उपस्थित करो, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 33, 34, 35 जो छूट गए थे, तो आर्टिकल 33 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि सैन्य बलों या अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया विभाग और इससे जुड़े जो विभाग हैं में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकार को सीमित कर सकता है या प्रतिबंधित कर सकता है। वजह यह है कि इसमें मान लीजिए खुफिया एजेंसी में कोई कर्मचारी है, कार्यरत है, तो वो कहेगा कि भाई हमारी स्वतंत्रता है कि हम कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, हमको बोलने की आज़ादी है। तो जबकि एक रक्षा से मामला जुड़ा सा, देश से जुड़ा मामला है, रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो खुफिया चीज़ें हैं, तो कैसे वो बोलने का अधिकार यूज़ कर सकता है। इसलिए उसके कुछ अधिकारों को, इसके नुकसान हैं, इसलिए कुछ अधिकारियों को संसद इन फोर्स को या फोर्स में जो कर्मचारी हैं उनको उनके अधिकार को सीमित कर सकता है या प्रतिबंधित कर सकता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, सैन्य कानून किसी भी क्षेत्र में जब लागू होता है, मार्शल लॉ, तो उस क्षेत्र के लोगों का मूल अधिकार जो है वो स्थगित किया जा सकता है। और इनको कुछ अधिकार भी दिया जाता है कि किसी की तलाशी ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं किसी को। इस बेस पे 35 क्या है, 35 ये कहता है कि संसद कोई भी कानून बना सकता है और स्पेशली मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए वो कानून बना सकता है। तो ये हो गए 3 आर्टिकल इधर। और इमरजेंसी अगर लगती है तब भी राष्ट्रपति आपके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है या स्थगित कर सकता है। 2 आर्टिकल को छोड़ के 20 और 21, 20 और 21 को छोड़ के इमरजेंसी के दौरान सारे मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं।
और पिछली वीडियो में हम बात किए थे 23 की, उसको भी थोड़ा सा परिभाषित कर दें, सही से परिभाषित नहीं कर पाए थे। 23 में बंधुआ मजदूरी बेगारी थी। तो बंधुआ मजदूरी बेगारी में एक ये है कि एक अपवाद ये है कि अगर राष्ट्र चाहे, कोई राष्ट्र पर ऐसी बात आ जाए तो वो राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य कर सकता है। और 27 था 27, उसमें भी जो है थोड़ा सा और परिभाषित कर दें कि किसी को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय कोई विशेष धर्म के लिए अभिवृद्धि के लिए लगी हो। तो उम्मीद है 5 प्रकार के रिट और जो 12 और 13 आर्टिकल थे और इधर 33, 34, 35 आर्टिकल थे, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।